वेलकम स्टूडेंट। हमारा टॉपिक सोशलाइजेशन। समाजीकरण के बारे में बात करते हैं और मैंने पूर्व में आपको मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन और स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको ओरल, जिसको हम मौखिक, एनल, सॉच और एडिपल स्टेज या लेटेंसी स्टेज जिसको कहते हैं, मात्र रहित अवस्था और गुप्तावस्था काल, इसके बारे में आपको बताया था। आज हम जो है बात करते हैं किशोर अवस्था की, जो कि 4th स्टेज है, ठीक है, एडोलेसेंस, किशोरावस्था। देखिए, किशोरावस्था जो प्राय यौवन का आरंभ माना जाता है, विद्वानों ने इसे संकटकालीन स्थिति कहा है, क्योंकि कई बार आप जब आपस में सुनते भी हो अपने पेरेंट्स को या बात करते हैं, बोले एडोलेसेंस की स्टेज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है या बड़ी संवेदनशील स्टेज है, बच्चा किस तरह से बिहेव करेगा, क्या नहीं करेगा। तो क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बहुत सारे जो है उसमें चेंजेस आते हैं और उनकी उस रीजंस की वजह से इसको बड़ा संकटकालीन स्थिति माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक स्वतंत्रता की मांग करना प्रारंभ करता है। आपने देखा होगा कई बार आपके पेरेंट्स आपको रोकते टोकते हैं तो आप क्या कहते हैं, अब हम बड़े हो गए, मुझे पता है क्या करना है। पेरेंट्स आपको बाय द वे, आप अपनी बाइक से भी या अपनी स्कूटी से भी जो है कहीं जाते हैं तो पेरेंट्स कहेंगे हेलमेट लगाना, ये करना, गाड़ी धीरे चलाना, है ना, फ़ोन पे चलाते वक्त फ़ोन मत उठाना। तो बहुत सारे आपको डू एंड डोंट्स जो है सोसाइटी या चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो या चाहे और आपके किन्स और हो, वो आपको जो है थोड़ा डू एंड डोंट्स लगाते हैं और वो डू एंड डोंट आप पसंद नहीं करते हो, आप स्वतंत्रता की मांग करते हो। परिवार के साथ बालक इस अवस्था में शिक्षण संस्थान, खेलकूद के साथ पड़ोस और समाज के नए या अपरिचित सदस्यों के संपर्क में आता है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन शुरू हो जाता है तथा उस पर यौन संबंधी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण उनमें प्रतिबंध लगाने वाले वयस्क सदस्यों के प्रति उग्र भाव जन्म लेता है। इस अवस्था में बालक को सांस्कृतिक आदर्श मूल्यों से परिचित करवाकर उन पर चलने के लिए बाध्य किया जाता है। ऐसी अवस्था में ऑब्वियस है तनाव उत्पन्न हो जाता है, तनाव का रहना स्वाभाविक होता है और इसलिए इस अवस्था को सक्रांति काल भी कहा जाता है। अगर इस अवस्था में माँ बाप सूझबूझ से कार्य न करें तो बच्चा बिगड़ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस अवस्था में सीखने के प्रति जो रुचि होती है ना, वो जागृत होती है। वो अन्य समूह से अपने समाज के व्यवहार और ढंग सीखने लगता है और उससे अनुभव होने लगता है कि उसे किस प्रकार से या किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। यह भी जानने लगता है कि वह अपने समूह की आशा के अनुरूप कार्य न करने पर उसे असमानता की दृष्टि से या उसको बड़ा अजीब दृष्टि से जो है देखा जाता है, क्योंकि वो जो कर रहा है वो उस प्रकार का व्यवहार जो है समाज उससे अपेक्षा नहीं रखता है। और जब वह समाज जिस अपेक्षित व्यवहार समाज जिस प्रकार का व्यवहार चाहता है, अगर वो नहीं करता है तो ऑब्वियस है वो मिसफिट हो जाता है सोसाइटी में। उसके विचार के क्रम और तर्क आने लगते हैं और इस अवस्था में यौन संबंधी ज्ञान इतना हो जाता है कि वह कई बार तनाव महसूस करने लगता है। वह अपनी जीवजन्य अभिप्रेरणा के अनुरूप व्यवहार करने और मनोभावों को पूर्ण करने का प्रयास करता है। इसलिए इस अवस्था में बच्चा अपने परिवार में कम और अपने दोस्तों के बीच कुछ ज़्यादा ही खुश रहता है। फ्रेंड सर्कल्स के बीच जो है वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। किशोरावस्था में सामाजिकरण का अंतिम चरण नहीं समझना चाहिए। वयस्क होने पर के बाद भी मृत्यु पर्यंत, जैसे मैंने आपको जब अर्थ समझा रही थी तो मैंने क्या कहा था, सामाजिकरण जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। फ्रॉम बर्थ टिल डेथ
ये कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है। इस अवस्था में परिवार, पड़ोस, मित्र समूह, शिक्षण संस्थाएं का पर्याप्त प्रभाव और योगदान रहता है। वस्तुतः किशोर का मूल अस्तित्व इसी अवस्था में निर्मित हो जाता है। इस मूल व्यक्तित्व के बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन करना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसलिए सामाजिकरण की विभिन्न अवस्थाओं में किशोर अवस्थाओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम गिलिन एंड गिलिन की बात को थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास करें तो वो ये कहते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के 3 सोपान होते हैं। 3 सोपान मतलब 3 स्टेजेस हैं। पहला चाइल्ड या शिशु, दूसरा युवक, तीसरा वयस्क। ठीक है। जब वह बच्चा होता है, शिशु होता है, तो सबसे पहले वो किसके संपर्क में आता है? अपने पेरेंट्स या अभिभावक। फिर वह किसके? दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, तब दूसरे बालक। फिर वह किसके संपर्क में आता है? पढ़ाई और आजकल जो कि टीवी वगैरह, जो भी मीडिया वगैरह है, इसके संपर्क में आता है, चलचित्र। फिर वह किसके संपर्क में आता है? शिक्षक तथा क्लास के बच्चे, टीचर्स और सहपाठी। और फिर वह उसके अलावा जो और दूसरे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके संपर्क में आता है। और एक युवक जो है वह किसके संपर्क में आता है? दूसरे युवा लोग जो होते हैं, बड़े बच्चे जो होते हैं, दूसरे युवा। फिर वह अभिभावक, पेरेंट्स के। फिर वह वृहद समाज। वृहद मतलब अदर देन फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर वह इंस्टीट्यूशंस, कौन से? संस्थाएं कौन सी? धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक। फिर वह किसके आता है? और अन्य समूह के लोगों के, दूसरे समूह, सेकेंडरी ग्रुप जिसको कहते हैं, उसके संपर्क में आता है। और फिर वह है अपने जिसके साथ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं उन बच्चों के साथ, मीडिया, चलचित्र के साथ, और जो भी सोशल मीडिया आजकल बहुत इम्पोर्टेंट होने लगे हैं। देयर आर मेनी थिंग्स विच द पीपल शेयर ऑन मीडिया थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ट्विटर, और इन पे जो है अपनी बहुत सारी इमोशंस, अपने बहुत सारी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। तो ये भी एक मीडिया है जिसके द्वारा सोशलाइजेशन जो है होता है। फिर हम व्यस्क की बात करें, जब बड़ा हो जाता है तो वह किसके संपर्क में आता है? पत्नी या पति जो भी हैं। फिर बच्चे, निवास जहाँ पर वो रहता है, पड़ोस, धार्मिक संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, और आर्थिक, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, आर्थिक संस्थाएं। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर लुंडबर्ग की सामाजिकरण की प्रक्रिया को एक इक्वेशन के द्वारा समझने का प्रयास करें तो उन्होंने ये कहा है कि इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति इनटू सोसाइटी,
सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? समाज इक्वल्स टू बिहेवियर, मतलब व्यक्ति समाज बराबर उसका व्यवहार। सामाजिकरण की प्रक्रिया न तो व्यक्ति की जैविक प्रकृति को प्रभावित करती है और न ही उसके सामाजिक कारकों को, वरन इन दोनों की पारस्परिक अंतक्रिया से प्रभावित होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सामाजिकरण व्यक्ति और समाज का योग नहीं बल्कि गुणनफल है, इसका रिजल्ट है एक तरह का, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो। अब हम बात करते हैं मीन्स या एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के अभिकरण या माध्यम या संस्थाएं जिनके द्वारा सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, तो इसको हम बोलते हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंसीज मतलब साधन या अभिकरण या माध्यम, ठीक है ना, जिनके द्वारा सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। तो पहला क्या है? परिवार। देखिए, परिवार जो है ये प्राइमरी ग्रुप या प्राथमिक समूह है। बच्चा जब जन्म लेता है और थोड़ा अपनी आँख को ठहरने, या हम ये कहें अपनी आँख की पुतलियों को, जब उसकी आँख की पुतलियाँ ठहरने लगती है और सर्वप्रथम अगर वो किसी को देखता है तो किनको देखता है? अपनी माँ को, अपने परिवार को, अपने दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, इन सबको देखता है। तो परिवार प्राथमिक समूह है। कुले ने ये बात कही है कि आदर्श और सामाजिक स्वभाव के निर्माण में परिवार प्राथमिक होते हैं। मनुष्य सर्वप्रथम जिस समूह में के संपर्क में आता है वह परिवार है, इसलिए इसका प्रभाव काफ़ी स्थायी मतलब बहुत गहरा होता है। बहुत सारी चीज़ें आप कहते हो ना कि ये बचपन में हमारे परिवार में होता है इसलिए अब हम भी करते हैं, ये छूटती नहीं है। क्यों नहीं छूटती है? क्योंकि आप इनिशियली सर्वप्रथम जो चीज़ें सीखते हैं वो बहुत देर बाद छूटती है, या उनको हम ये कहें जीवन पर्यंत कई सारी चीज़ें, आदतें ऐसी होती है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। मनुष्य सर्वप्रथम जिस समूह के संपर्क में आता है वो परिवार होता है, इसलिए उसका प्रभाव काफ़ी स्थायी होता है। माँ उसे दूध पिलाती है, उसकी रक्षा करती है। पिता और परिवार और अन्य सदस्य जो होते हैं शिशु के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हुए उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। इससे शिशु के मन में सुरक्षा की भावना पनपती है। वह जानने लगता है कि किस प्रकार के कार्य व व्यवहार करने से किस प्रकार का सम्मान प्राप्त होगा। इसके साथ साथ उसे भाषा का ज्ञान भी परिवार से होता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य के अपने विचार, व्यवहार के ढंग आदि होते हैं, लेकिन बच्चा, या हम ये कहें बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण सभी उसके साथ घनिष्ठता से रहते हैं। इस प्रकार बच्चा उनसे अनुकूलन करना सीखता है। कुछ बड़ा होने पर वह नियम और परंपराओं के अनुसार कार्य करना सीखता है। अगर परिवार में कोई कमी या सामाजिकरण में कोई त्रुटि या रह जाती है तो उस दिशा में व्यक्ति का व्यक्तित्व विघटित हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। परिवार के माध्यम से बच्चा अपने सामाजिक व्यवहार, भाषा, कपड़े पहनने का ढंग, भोजन करने का तरीका तथा अपनी संस्कृति के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि परिवार की सामाजिकरण में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। इसको ध्यान में रखते हुए संस्कृति और परंपराओं का वाहक कहा गया है। काफ़ी सीमा तक ये बात इसलिए ठीक है क्योंकि अपनी संस्कृति के बारे में बच्चे को ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से ही होता है। परिवार ही सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का एक प्रमुख माध्यम है।
तो फैमिली जो है एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, जिसके द्वारा बच्चा जो है, या हम ये कहें कि वेरी इनिशियल स्टेज पे बहुत मतलब शुरुआत, क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक बायोलॉजिकल एंटिटी होता है, जैविक एंटिटी होता है। सर्वप्रथम अगर कोई उसको सामाजिकरण का कार्य अगर करता है तो वह उसका परिवार है। और कई बार आप भी देखते हैं अपने आसपास कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बड़े अभद्र तरीके से अगर व्यवहार करता है, या समाज जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता है उसके अनुरूप नहीं करता है, तो हम क्या कहते हैं कि पता नहीं किस परिवार से आया है। क्यों? क्योंकि वो जिस प्रकार का व्यवहार करता है वो उसके परिवार को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि उसका सामाजिकरण उस प्रकार के परिवार में हुआ है जहाँ इस प्रकार की भाषा जो है सिखाई जाती है। या हम कई बार बड़ा आपने देखा होगा, अगर कोई किसी को गाली गलौज कहते हैं तो क्या कहते हैं, क्या तुम्हारे परिवार में यही होता है क्या? ये हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो चीज़ें जो हैं सोशलाइजेशन की, या हम जो प्रारंभिक अवस्था में जो चीज़ें सीखते हैं वो परिवार में सीखते हैं। अब कल हम बात करेंगे दूसरे मीन्स या इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन की। थैंक यू, हैव अ गुड डे।